कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए थे। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा लगभग 14-15 साल की उसकी एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्चों को नोच डाला। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाला। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिन के बाद वहां कैलाश नामक एक नया सेवक रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है, नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुली क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर आकर हाथ लगाया। कौन है? कौन है वहां? इतनी रात गए कौन दरवाजे पे रो रहा है? उसने देखा कि एक छोटी बच्ची दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस बच्ची के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम रो मत, अंदर चलो। फिर उस बच्ची के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पानी पीने के लिए दिया और उसने पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इतनी बातें सुनते ही वो किशोरी और तेज से रोने लगी। कुछ समय तक तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताई वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने यह भी बताया कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसे और उसकी माँ की आबरू को नोच डाला। फिर उसने ये भी बताई कि कैसे उन लोगों ने उन तीनों को डाक बंगले के पीछे दफन कर दिया। उस लड़की की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह सहम गया। फिर निडरता दिखाते हुए पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम मर गई हो तो मेरे सामने कैसे बैठी हो? कैलाश की यह बात सुनते ही वो लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वो उसके कमरे के दीवार पर उल्टी लटकती नजर आई। कैलाश ये नजारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वो लड़की आकर कैलाश के सामने बैठते हुए बोली, काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने मस्तक पर आई पसीने के बूंदों को गमछा से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थियों को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और उस बच्ची को इंसाफ दिलवा कर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह बच्ची रोते हुए बोली कि काका आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूंगी, बस आप थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए। फिर उसके बाद कैलाश बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी और उस बच्ची को किए वादे के अनुसार उस बच्ची के माता पिता की अस्थियों को जला दिया और उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति तो हो गई, पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने ना लड़की की अस्थियों को निकाला ना उसकी हड्डियों को जलाया, क्योंकि लड़की ने कहा था कि उसके लिए भी अगर पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूतनी योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया
और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने से भी तैयार नहीं होता, क्योंकि कैलाश वही आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूती कहानी सुनाकर भगा देता। पर उस डाक बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद ही अपना व्यवस्था करते, पर जो अब आता वो वापस नहीं जा पाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटकों झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेज को मार डालती। यह क्रम चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य ही बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद ना हत्यारा पकड़ में आता और ना मरने वाले अंग्रेज शिकारी अधिकारियों का मौत का कारण का पता चलता। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात तो होती, पर वह दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 वर्ष बीते और अब वह डाक बंगला खंडर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहां ठहरे। पर वह बच्ची भूतनी, जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती। दिन में उधर से आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आ गई। यह दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हत्यारे की तलाश करती। 2-3 दिन की मेहनत के बाद वो अपने हत्यारे को पहचान ली। उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। रूप लुभावन हो तो अच्छे को फांसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन कही, क्यों नहीं हम लोग शिकार पर चले? अंग्रेज ने कहा, अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। उस भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा, मेरी एक और सहेली है, वह भी बहुत ही खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर उस दिन उस लड़की ने दूसरी भूतनी को अंग्रेज से मिलवाया। अब तो अंग्रेज भूतनी के माया जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वो अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे, खूब मौज मस्ती भी। शाम होने को आ गई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा, अब सूरज ढलने लगा है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट चलें? अंग्रेज की बात सुनकर युवा भूतनी ने कहा, ना, आज रात हम लोग यहीं ठहर कर जंगल का आनंद उठाते हैं ना। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा, हमने पहले से तो डाक बंगले को बुक नहीं किया है, ठहरेंगे कहाँ? वो भूतनी मुस्कुराई और बोली, इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार उसके मित्र युवा भूत ने मड़ई तैयार कर ली। उसमें ऐशो आराम की सारी चीजें भी ला दी थी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज उस मड़ई में पहुंचे। इन अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ई में महलों, बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई तथा साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम तो होनी ही थी। जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना ली। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छों की पैंट गीली हो जाए। भूतनी ने गिलास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत ही ना थी
कि वह ना करे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को उछालकर इतना जोर से खींचा कि चर्र की आवाज के साथ वो मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वो विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए उसका साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगी। युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखों में भाले जैसे नाखों को डालकर उसकी दोनों आंखें को निकालकर खा गई। उसके बाद उन तीनों भूतनी ने एक एक करके सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में गए दूसरे अधिकारियों को उनकी ऐसी लाशें मिली जो देखने में बहुत ही भयावह लग रही थी। उनको ऐसा नोचा गया था कि लगता था कि यह किसी मनुष्य या जानवर का काम नहीं है। कैलाश को तो सब कुछ पता ही था, पर वो किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा भी करवाया और इस तरह से उस युवा भूतनी की आत्मा को संतुष्टि मिल गई।